तो देखें आप 36 बेस थ्योरम आपको करा दी थी। आज एनसीईआरटी के प्रॉब्लम हम 13.3 के करेंगे। कुछ मैंने आपको करा भी दिए थे क्वेश्चन, आपको ध्यान होगा। सम प्रॉब्लम्स वी हैव डन, जैसे आप ये मान के चलो कि एक इसका सॉल्व एग्जांपल कराया था मैंने आपको, एक आपको अनसॉल्व कराया था स्पीक से ट्रूथ। है वो ऑब्जेक्टिव लेकिन पूरा डिटेल में लेंथ है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव में दिया 13.3 में, लेकिन दैट वाज आपको बता देता हूं मैं। वो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर, लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव होता है 13th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लेकिन कहने को ऑब्जेक्टिव है लेकिन वो पूरा डिटेल में क्वेश्चन जो आपको कराया था। अब आप देखें इसका 13.3 का पहला क्वेश्चन, तो अब बेस थ्योरम नहीं है उसमें, बेस थ्योरम तब रखते हैं जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से क्लियर होगा। अब आप देखिए 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में आप ये नोट करें कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। बेस थ्योरम तब लगती है जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें देन बेस थ्योरम इज अप्लाइड। तो ये क्वेश्चन देखें आप, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 5 रेड है 5 ब्लैक है। ए बॉल इज ड्रॉन at random, a ball is drawn at random and its color is noted, randomly draw किया और इसका कलर नोट किया, and return to earth, 5 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। रैंडमली एक बॉल ड्रॉ की, उसका कलर देखा और दोबारा बैग में उसको डाल दिया, रिटर्न टू अर्थ। मोर ओवर, और उसके साथ 2 additional balls of same color, उसी कलर की 2 एडिशनल बॉल्स जो हैं आर पुट इन अर्न, वो भी अर्न में डाल दी उसी कलर की, एंड देन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एंड देन, और उसके बाद रैंडमली बॉल निकाली। तो अर्न में 5 रेड है 5 ब्लैक है, रैंडमली बॉल निकाली, उसका कलर देखा और दोबारा बैग में डाल दी, और साथ 2 एडिशनल बॉल उसी कलर की और डाल दी उसने। अब कह रहा है उसके बाद रैंडमली फिर बॉल निकाली। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, जो बॉल निकाली आपने, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, कि वो बॉल रेड है। अब आप ध्यान से देखो, ये 13.3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें बेस थ्योरम का कोई यूज नहीं है। आप कंसंट्रेट करें थोड़ा कि 5 रेड है 5 ब्लैक है, अर्न में 5 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। बॉल निकाली, कलर नोट किया, दोबारा बैग में डाल दिया, और साथ में 2 एडिशनल बॉल उसी कलर की डाल दी। उसके बाद रैंडमली बॉल ड्रॉ की, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो रैंडमली बॉल ड्रॉ की वो रेड है। तो अब आप, जब आपने शुरू में बॉल निकाली, वो रेड भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है, तो इवन इवेंट मान लेंगे कि बॉल इज रेड, और E2 मान लेंगे बॉल इज ब्लैक। तो इवन E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए, क्योंकि अगर रेड आएगी तो ब्लैक नहीं आएगी, ब्लैक आएगी तो रेड नहीं आएगी। अभी बार बार मैं चीज रिपीट नहीं करूंगा, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, और दोनों में से एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, मतलब या तो रेड निकलेगी या ब्लैक आएगी, ऐसा दोनों इकट्ठे होंगे। अगर मतलब दोनों में से एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, तो यहां इवेंट मानेंगे, लेट इवन बी द इवेंट मानेंगे दैट बॉल इज रेड, कि बॉल आपकी रेड है, इवन मानेंगे। एंड E2 इज द इवेंट, E2 मानेंगे दैट बॉल इज ब्लैक, इवन मानेंगे कि जो बॉल निकली वो रेड है, E2 मानेंगे कि बॉल आपकी ब्लैक है। तो और E मान लेंगे कि जो दूसरी बार जब बॉल निकाली वो रेड आई, दूसरी बार जब बॉल निकाली वो रेड आई। एंड लेट E बी द इवेंट दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, कि जो दूसरी बॉल आई वो रेड है, दूसरी बार जो बॉल आई वो रेड है। अब देखें, इवन माना कि बॉल रेड है, E2 माना कि बॉल ब्लैक है, E माना कि जो सेकंड बॉल आई वो रेड है। तो सेकंड बॉल का मतलब दूसरी बार जब किया, तो जैसे बॉल रेड आ गई उसको बैग में डाल दिया, 7 एडिशनल बॉल, 2 और बॉल उसी कलर की डाल दी।
तो यहां ध्यान दें। अब आप क्या करेंगे, देखिए कंसंट्रेट करें, क्वेश्चन में मिटा रहा हूं। 13.3 का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करने 2-3 क्वेश्चन करके आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इसमें साफ पता है कि बेस थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि बेस थ्योरम लगती है जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी हो, और इसमें लगेगा आपका क्या बोलते हैं आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ई इवेंट माना कि बॉल इज रेड, पी ऑफ E1 जो पहली बॉल निकली वो रेड है, 5/10 ये आया 1/2। पी ऑफ E2 ये भी 5/10, ये भी 1/2। पी ऑफ E2 भी 1/2 है। अब जो दूसरी बॉल निकली वो रेड है। अब ध्यान दें, दूसरी बार जो बॉल है वो रेड है, तो वो रेड उस पर डिपेंड करेगा E/E1। E/E1 का क्या मतलब है, दूसरी बार जब बॉल निकली वो रेड है, लेकिन दूसरी बार बॉल निकालने से पहले क्या किया, जैसे पहले मान लो रेड बॉल आई, क्या बोला है उसने, उसी कलर वो बॉल दोबारा बैग में डाल दी और उसी कलर की 2 बॉलें और डाल दी। तो कहने का मतलब बॉलें बन गई है जब, क्योंकि दूसरी बार जो बॉल आएगी वो रेड आनी चाहिए, तो अब बॉलें टोटल उसमें रेड हो गई 7 और आपके पास टोटल बॉलें बन गई 12। मतलब कंडीशन लगी उस दूसरी बार जो रेड आई उस पर कंडीशन लगी। क्या कंडीशन लगी कि पहले आपने रेड निकाली, तो दैट विल बी 7/12। P ऑफ E/E2, P ऑफ E/E2। अब आपने क्या किया कि दूसरी बार जो बॉल आई वो रेड है, लेकिन आपने पहले ब्लैक निकाली, जब ब्लैक निकाली तो ब्लैक उसमें 7 हो गई। अब आएगा आपका 5/12, 5/12 ये आएगा आपका। अब देखें, अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल आपकी रेड है, दूसरी बार जो बॉल आई वो रेड आई, तो कहने का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कि दूसरी बार जो बॉल आई वो रेड आई। 13.3 का पहला क्वेश्चन है। तो as E1 and E2 are mutually exclusive, E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं। देखिए आप, E1 और E2 जो हैं दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब उनमें कॉमन कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कॉमन, एंड दे आर एग्जॉस्टिव, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, दोनों में से कम एक होगा। E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन कुछ नहीं है, एग्जॉस्टिव है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। So by law of total probability, P of E, law of total probability P of E, that will be P of E/E1 into P/E1 plus P/E/E2 into P/E2। अब समझ रहे, क्वेश्चन करने से थोड़ा अपनी एक होती है थ्योरी की, थ्योरी आपको क्लियर हो गई, फिर एप्लीकेशन लेवल है कि उस थ्योरी पर क्वेश्चंस। तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी P of E/E1 into P/E1, E/E2 into P/E2। E/E1 7/12, P of E1 half प्लस E/E2 5/12, 1/2। ये नोट करें आप। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, अब आप देखिए इसको कैलकुलेशन करें इसकी, व्हाट इज द कैलकुलेशन यू विल गेट हियर। तो इसमें देखिए 1/2 आपका कॉमन आ गया, 7 प्लस 5/12 that is 1/2, 12/12, so answer is half. So by law of total probability your answer is half. P of E का मतलब है total probability of E, you are getting here total probability of E। P of E1 half, P of E2 half, E/E1 conditional probability of E when E1 has occurred। E पर कंडीशन लगी कि दूसरी बार जो बॉल रेड आई, जब पहले आपने रेड निकाली उसी वो बॉल वापस बैग में डाल दी और उसी कलर की 2 और बॉल डाल दी। तो इन दिस मैनर यू विल प्रोसीड। तो ये देखिए आप, तो रिक्वायर्ड आंसर इज हाफ। तो ये देखिए रिक्वायर्ड आंसर आपका हाफ इज द आंसर, ये आपका सोल्यूशन है। थोड़ी सी ध्यान दें इस चीज पे। नेक्स्ट आप देखें, एक और क्वेश्चन है आपका, इसका सेकंड क्वेश्चन आपको करा दिया था मैंने, पहला क्वेश्चन आपको अभी करा दिया। अब आप इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यू प्लीज सी द प्रॉब्लम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसंट्रेट करें इस क्वेश्चन पे आप। अब आप देखें, बुक आप अपने सामने रखें, ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन 13.3 का। इन आंसरिंग ये क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, उसमें किसी क्वेश्चन का आंसर करना है। तो स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर, या तो स्टूडेंट को आंसर पता है या वो आंसर को गेस कर रहा है, और गेसेस 2 चीजें हैं। कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या तो स्टूडेंट को आंसर पता है उस क्वेश्चन का या वो गेस करेगा।
तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए कि अगर पता है तो गैस नहीं करेगा, गैस है तो पता नहीं करेगा। तो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए और एग्जॉस्टिव हुए, दोनों में से एक चीज होगी। तो व्हाट डू यू मीन, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज इज 1। और मैंने आपको बताया था आइदर नोज और गैस इक्वली लाइकली मानते हैं दोनों को, कि अगर मतलब नोज की भी वही प्रोबेबिलिटी होगी जो गैस करने की होगी। तो सम इज 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी दोनों की हाफ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे दो बैग हैं तो दो बैग में से बॉल, किसी बैग में से बॉल निकालते हैं, पहले बैग में से निकालते हैं, दूसरे में से निकालते हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो बैग की प्रोबेबिलिटी हाफ लेते हैं। तो वही बात है इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट 13.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप बुक आप अपने पास रखें, उसमें देखें, आप ध्यान दें क्वेश्चन पे। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, स्टूडेंट को या तो आंसर पता है या वो गेस कर रहा है। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता है, दैट ही नोज द आंसर, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि आंसर को गेस कर रहा है। अज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट जो कि आंसर को गेस कर रहा है, स्टूडेंट जो कि आंसर को गेस कर रहा है वो करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दी है उसने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, प्रोबेबिलिटी निकालने की स्टूडेंट को आंसर पता है एंड ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो वही बात आ गई इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम लगेगी इसमें। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें आप इस क्वेश्चन पे। तो इसमें मेन यही होता है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि इवन क्या है, E2 क्या है। इसी कंसेप्ट पर 1990 में या 91 में क्वेश्चन आया था 4 नंबर का IIT में, उसमें मल्टीपल कंसेप्ट थे। वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा मैं, सेम कंसेप्ट पर। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। बात है कि आप इवन E2 क्या मानते हैं। लेट इवन बी द इवेंट, इवन मानेंगे, इवन इज द इवेंट दैट ही नोज द आंसर, कि उसको आंसर पता है। इवन मानेंगे कि उसको आंसर पता है। P इवन 3/4 और E2 बी द इवेंट दैट ही गेसेस द आंसर। E2 मानेंगे कि आंसर को गेस कर रहा है। P ऑफ E2 1/4, 3/4 हुआ कि आंसर पता है, और E2 माना कि आंसर को गेस कर रहा है, वो 1/4। तो ये देखें इवन ही नोज द आंसर, E2 के आंसर को गेस कर रहा है। अब इसमें मेन चीज है कि गिवन, और उसने ये बात बोली है कि जो स्टूडेंट आंसर को गेस कर रहा है उसका आंसर सही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और जो स्टूडेंट, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी कि स्टूडेंट नोज द आंसर एंड ही आंसर करेक्टली, कि स्टूडेंट को आंसर पता है और उसने आंसर सही दिया। तो कहने का मतलब है इवन आप मान लेंगे, ई इवेंट मान लेंगे कि आंसर इज करेक्ट। यू विल एज्यूम, क्योंकि आपको मान गिव्स दैट ही आंसर इट करेक्टली, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो इवन E2 तो मान लिया आपने, अब आप मानेंगे ई इवेंट, ई मानेंगे लेट दैट आंसर इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं यहां से, देखिए आप थोड़ा सा नोट कर लें। उसमें आपने बुक आपके सामने, बुक से आप देखते रहें। तो ई इवेंट मान लेंगे, लेट ई बी द इवेंट दैट आंसर इज करेक्ट। ई मानेंगे कि आंसर करेक्ट है, तो आंसर करेक्ट है। तो दिखती बात है, अगर उसको आंसर पता है तो उसका रिप्लाई करेक्ट करेगा, तो E/E1 1 हो गया। उसके बाद P ऑफ E/E2, ये देखें आप, P ऑफ E/E2, E/E2, इसका क्या मतलब है? E2 का मतलब है कि उसने आंसर गेस किया। E है कि आंसर इज करेक्ट, E इवेंट है कि उसका आंसर सही है, और उसका आंसर सही है, और उसने आंसर, उस सही आंसर पर कंडीशन लगी कि उसने आंसर गेस किया। E2 इवेंट है दैट ही गेसेस द आंसर। E2 माना कि उसने आंसर को गेस किया, तो E पर कंडीशन लगी कि उसने आंसर गेस किया, वो दिया हुआ उसने बोला हुआ है दैट, देखो इसने he has clearly said that assuming that student who guesses the answer, स्टूडेंट जिसने आंसर गेस किया, मतलब E2 हो लिया, आंसर गेस किया, ये हो चुका, और कंडीशन लगी कि उसने आंसर सही दिया, आंसर इज करेक्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो आंसर सही है, आंसर डिड करेक्टली, गिवन ही गेसेस द आंसर, आंसर इज करेक्ट, उस पर कंडीशन लगी कि उसने आंसर गेस किया, तो E/E2 ये 1/4 दिया। तो ये डाटा आपके पास है, मैंने ढंग से समझा दिया, बाकी आप क्लियर कर लें। अब उसने पूछा क्या है, अब वो क्या पूछ रहा है, देखें व्हाट ही वांट टू आस्क। वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, मतलब E1। स्टूडेंट नोज द आंसर क्या मतलब, E1 है, तो E1 निकालना है गिवन दैट, और E1 पर कंडीशन लगा रहा है गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली,
उसने आंसर सही दिया, मतलब इवन बाई ई। तो वही बात आ गई इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जॉन बेस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो बेस थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको कराया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके उसने इस इवेंट इसकी प्रोबेबिलिटी को प्रूव किया। तो इवन बाई ई, इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कह सकते हैं आप। इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब है अब आपको निकालना है कि उसको आंसर पता है, ये निकालना है कि उसको आंसर पता है पर उस पर कंडीशन लगी कि ही आंसर डिड करेक्टली। तो इवन बाई ई, तो यूजिंग इनवर्स लॉ जो आप लोग थ्योरम कराइए, ई बाई इवन इंटू पी इवन अपॉन पी ई बाई इवन पी ऑफ इवन प्लस पी ई बाई ई टू इंटू पी ऑफ ई टू। तो ये लगाएं तो देखिए ई बाई ई वन ये आपका 1 हो गया, पी ऑफ ई वन ये 3/4 हो गया अपॉन 3/4 पी ऑफ ई वन, P of E by E1 that is 1, sorry that is 1, P of E by E1 1 है, P of E1 that is 3/4, E by E2 it is 1/4 also, और P of E2 that is also 1/4. So you are getting here 3/4 plus 1/16. इसको आप तो 3/4 into 16/13 that is 12/13. तो ये हो गया, तो ये आंसर है ये। और ये चीज नोट करें कि अगर दो इवेंट एग्जॉस्टिव नहीं है तो आप बेस थ्योरम नहीं लगा सकते। इफ टू इवेंट्स आर नॉट एग्जॉस्टिव यू कांट पुट यूज बेस थ्योरम, क्योंकि उसके लिए पहले कंडीशन है कि E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए और एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, मतलब दोनों में से एग्जैक्टली वन ऑफ देम सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, तो दे शुड बी एग्जॉस्टिव। अगर एग्जॉस्टिव नहीं है यू कांट अप्लाई बेस थ्योरम। तो ये देखिए इवन बाई ई बाई इनवर्स थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ई बाई इवन पी ई बाई इवन इंटू नीचे पी ऑफ ई आ जाता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी करके ये आंसर है। बाकी समझने थोड़ा सा क्वेश्चन कराने से, ये क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन करके पता लग जाता है कि कैसे होगा। जो E1 E2 आपने मान लिए उसके बाद बस इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी करके यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इसमें थोड़ी सी बेस थ्योरी में स्टूडेंट को हल्की सी दिक्कत आती है, बाकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल तो बहुत इजी है। तो ये देखें आप, तो ये बेस थ्योरम का आपका ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ एनसीईआरटी का। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई एम सॉल्विंग, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। देखें आप एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आप क्वेश्चन 6 आपको करा देंगे, क्वेश्चन 7 में करा दूंगा आपको, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका 10th क्वेश्चन, वो भी करा दूंगा 12। तो काफी क्वेश्चन मैं इसके सॉल्व करा दूंगा, 3-4 क्वेश्चन आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी। तो ये देखें, ये 6th क्वेश्चन है आपका 13.3 का छठा क्वेश्चन। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं, एक आपका टू हेडेड है, टू हेडेड का मतलब दोनों तरफ हेड है, और एक आपका बायस्ड है, अनबायस्ड होता है जिसमें हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है। फेयर डाई का मतलब हर एक 6 फेस होते हैं डाई में, हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बायस्ड का मतलब है आपका हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, हाफ नहीं है। अगर अनबायस्ड है तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ये बायस्ड है, बायस्ड का मतलब है हेड टेल की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं। उसने बोला है कि 75% ऑफ द टाइम हेड कम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी होगी 75/100, 100 में से 75% चांस है कि हेड आएगा, वो हुआ बायस्ड कॉइन। थर्ड अनबायस्ड है, अनबायस्ड में हेड टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अब वो कह रहा है वन ऑफ द 3 कॉइन, तीनों में से कोई एक कॉइन रैंडमली सिलेक्ट किया और उसको टॉस किया, अगर उसमें हेड आ रहा है, अगर उस कॉइन में हेड आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 2 हेडेड कॉइन है। तो वही बात आ गई, ये हमें पता लग गया कि हेड आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 हेडेड कॉइन है, कि दोनों तरफ हेड है। तो वही मेरे कहने का आपको मतलब है कि पता लग जाता है क्वेश्चन रीड करके। तो ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, कंडीशन लग गई। वही बात है जैसे मैंने आपको बॉल्स के केस में एक्सप्लेन किया था, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है कि कैन वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कैन वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर बैग, कि बॉल किसी पर्टिकुलर बैग से ड्रॉ की गई और ये पता है, बॉल का कलर हमें पता है। तो वही बात है, हेड हमारा आ चुका, हेड ये पता है हमें कि हेड आया, पर ये बताना है कि इट इज 2 हेडेड कॉइन। तो वही बात है कि वी हैव टू फाइंड
इनवर्स रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बतानी है बैक टू की। अब समझने की कोशिश करें, बैक टू की रिवर्स प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, जो इवेंट बाद में हुआ उसका हमें पता है। तो वही बात है, हेड आया, जो हेड तो कॉइन टॉस करने के बाद आएगा ना, पहले थोड़े हेड आएगा, कॉइन टॉस करने के बाद हेड आएगा। जो बाद का इवेंट है हमें पता है, आप समझने की कोशिश करें कि जो बाद में हुआ हमें पता है। जो इवेंट कॉइन टॉस करके हेड आया वो हमें पता है कि उसमें हेड आया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो टू हेडेड कॉइन है, तो आपकी जो चीज बाद में हुई उसका हमें पता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू हेडेड कॉइन। तो लिख लेंगे लेट इवन विद द इवेंट, इवन इवेंट मानेंगे दैट कॉइन इज टू हेडेड, कॉइन आपका टू हेडेड है। इवन माना कि कॉइन टू हेडेड है, एंड E2 बी द इवेंट, और E2 माना दैट कॉइन इज बायस्ड, E2 माना कि बायस्ड है, और E3 मान लिया, E3 बी इवेंट दैट, E3 माना कि आपका अनबायस्ड है, कॉइन इज अनबायस्ड, अनबायस्ड कॉइन। तो तीनों में से कोई एक कॉइन रैंडमली सिलेक्ट किया, तो वही बात है कि E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, E3 भी हो सकता है। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। व्हाट डज इट मीन? तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब इवन, अब पिछले जो हमने कभी क्वेश्चन किया उसमें E1 E2 की प्रोबेबिलिटी दी थी कि आंसर उसको पता है उसकी 3/4 है, गेस कर रहा है उसकी 1/4 है। यहां पर वो चीज आपका टू हेडेड भी हो सकता है, आपका बायस्ड भी हो सकता है, आपका अनबायस्ड भी हो सकता है। तो वही बात मैंने आपको बताई, इवन तो होगा तो तीनों में से एक, तो इवन E2 क्या हुए? एग्जॉस्टिव हुए। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, इवन E2 E3 एग्जॉस्टिव है, तीनों में से एग्जैक्टली एक इवेंट होगा, या इवन होगा, E2 होगा, E3 होगा, दे आर एग्जॉस्टिव, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि अगर इवन लेंगे तो E2 नहीं लेंगे, E2 लेंगे तो E3 नहीं लेंगे, E3 लेंगे तो इवन नहीं लेंगे। तो क्लियर हो गया कि इवन E2 E3 फॉर्म्स पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, मींस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मतलब अगर आपका बायस ले रहे हैं तो अनबायस नहीं लेंगे, अगर आपका टू हेडेड ले रहे हैं तो अनबायस नहीं लेंगे। तो इवन E2 एग्जॉस्टिव हुए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो अगर एग्जॉस्टिव और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, और वो मैंने आपको बताया था तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसमें एज्यूम करते हैं कि तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम, अगर नहीं दी है, उसमें तो दिया था कि गैस कर रहा है 3/4 है, पता है तो 3/4 है, गैस कर रहा है तो 1/4 आंसर का। इस क्वेश्चन में वो चीज दी नहीं है, तो वो चीज समझने की कोशिश करें। थोड़ी सी इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है बेस थ्योरम में, तो ट्राई टू, इसलिए मैंने आपको 2 बार ये रिपीट किया मैंने इसका प्रूफ आपके बेस थ्योरम का। तो इवन E2 E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो यहां लिखें सिंस E1 E2 and E3 are mutually exclusive and exhaustive. E1 E2 E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। इसका क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। P-E1 P-E2 P-E3 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। मतलब एक्सक्लूसिव है, कॉमन कुछ नहीं, एग्जॉस्टिव है, मतलब तीनों में से एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, तो ये होगा। और इसमें आपको मैंने बताया कि जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं तो आप तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम मान सकते हैं। एज्यूमिंग P-E1 P-E2 P-E3 तीनों सेम मान लें। यूजिंग दिस इन, इसको नंबर 1 दे दिया, यूजिंग दिस इन 1, यूजिंग दिस इन 1, तो यहां से P-E1 P-E2 P-E3 1/3 है। मतलब तीनों सेम है, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, या वो टू हेडेड होगा या अनबायस्ड होगा या बायस्ड होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम आपका 1 होगा। तो इसका मतलब है P-E1 = P-E2 = P-E3 1/3 आ गया। ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो P-E1 P-E2 P-E3 आपका 1/3 आ गया। ये चीज हमें पता लगी। कोई भी कॉइन ले सकते हैं, टू हेडेड भी हो सकता है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तीनों में से कॉइन टॉस करेंगे। अब आप ई इवेंट मान लेंगे कि हेड आया, क्योंकि इफ इट शोज हेड तो ई मान लेंगे कि हेड अकर्स। तो यहां लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट हेड अकर्स। तो यहां लिख लेंगे लेट ई बी द इवेंट
दैट हेड अकर्स, ई मान लेंगे कि हेड आया, ई है कि हेड आया, तो P ऑफ E बाई E1 जो डाटा हमें पता है क्या है, P ऑफ E बाई E1 बोले, E1 क्या है, E1 मानना हमने कौन सा मानना, E1 इवेंट, E1 मानना था कि वो टू हेडेड कॉइन, जो टू हेडेड को ये पता है हमें कि कॉइन टू हेडेड लिया हमने, जो टू हेडेड फेंकेंगे तो हेड ही आएगा, तो हेड पर कंडीशन लगी कि कॉइन टू हेडेड है, प्रोबेबिलिटी इज 1, P ऑफ E बाई E2, आप ध्यान दें E बाई E2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, बट कॉइन इज बायस्ड, ये पता है कि कॉइन बायस्ड है, तो बायस्ड में 75% चांस है, 75/100 3/4, उसके बाद PE बाई E3, E बाई E3 का मतलब है कि E3 का मतलब है अनबायस्ड, कॉइन अनबायस्ड है, E3 का मतलब अनबायस्ड, हेड आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ, क्योंकि हेड और टेल की सेम होती है, तो ये हमें डाटा जो है ये पता लगा। अब आप देखें कि क्या निकालना है, अब देखो क्वेश्चन का मतलब समझिए आप क्या बोल रहा है वो, अब वो कह रहा है कि हेड आया, जो इवेंट जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जो इवेंट बाद में वो उसका हमें पता लग गया कि हेड आया, ये पता लग गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो टू हेडेड कॉइन है, तो टू हेडेड कॉइन जो है आपने वो इवेंट मानना है E3, टू हेडेड कॉइन जो मानना है दैट इज E1, टू हेडेड कॉइन इवेंट मानना है E1, तो यहां देख लेंगे अब आप क्या मतलब है, इफ इट शोज हेड, मतलब जो इवेंट बाद में हुआ उसका हमें पहले पता लग गया, जो इवेंट बाद में है, इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब हेड आया ये हमें पता लग गया दैट इज हेड अकर्स, ई माना है कि हेड आया, ई एच नहीं माना, ई माना है, ये पता लग गया कि हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इट इज ए टू हेडेड कॉइन, हेड अकर्स इट इज टू हेडेड कॉइन, हेड का पता लग गया, जो इवेंट बाद में उसका पता लग गया, लेकिन कॉइन निकालना है टू हेडेड, इवन बाई ई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन ई हैज अकर्ड, तो यू यूज हियर इन द रिवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब बेस थ्योरम लगेगी, साफ पता लग रहा है, तो बेस ने वही किया कि इवन बाई ई निकालने के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज किया, एंड PE2 E by E3 P3, so this is the required result, now you substitute the values, इसमें वैल्यूज डालें, देखिए आप E by E1 1 है, 1 into 1 by 3, 1 into 1 by 3, E by E2 that is 3 by 4, 1 by 3, उसके बाद आपका E by E3 1 by 2 और अगेन इट इज 1 by 3, तो 1 by 3 कॉमन ले लें आप, नीचे 1 by 3 कॉमन आ गया, 1 plus 3 by 4 plus हाफ, तो 1 by 3 से 1 by 3 कट गया, यहां पर देखें योर एलसीएम इज 4, नीचे डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम आया 2, तो 4 by 9 इज द आंसर, 4 by 9 इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हुआ, देखें क्वेश्चन नंबर 6 का ये सोल्यूशन है, बार बार क्वेश्चन करेंगे, चीजें क्लियर होंगी, दिस इज 6th प्रॉब्लम सॉल्यूशन, 13.3 का छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे एक जैसे ही, देखिए आपको ऐसी दिक्कत होगी बात, 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लें आप, 7वां क्वेश्चन भी क्लियर कर लें, 7th क्वेश्चन 13.3 का 7th आपको करा दूंगा, 8th भी करा दूंगा आपको, 10th क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट और 12th, ये मेन क्वेश्चन है इसके, तो ये देखें आप, तो ये देखें ये क्वेश्चन है आपका 7वां, एंड इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, इंश्योरेंस कंपनी ने इतने स्कूटर ड्राइवर इंश्योर किए, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर एक्सीडेंट्स, उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब रिस्पेक्टिवली है, तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, आपके कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, रिस्पेक्टिवली। कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है उसका एक्सीडेंट होता है, उसने बोल दिया कि एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालने को स्कूटर ड्राइवर, ये समझे, तो एक्सीडेंट हो लिया और प्रोबेबिलिटी निकालने की वो स्कूटर ड्राइवर है। तो अब देख लें आप, क्वेश्चन से पता लगता है कि कहां पर बेस थ्योरम लगेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब होती है तो बेस थ्योरम लगती है, तो E1 E2 E3 मानने पड़ेंगे आपको, मान लें लेट E1 बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन,
वो इंश्योर्ड जो पर्सन है स्कूटर ड्राइवर, इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर, तो P ऑफ E1, तो 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं, तो ये होगा 2000 बटा 12000, 1/6, नंबर 1। E2 मान लें इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर, लेट E2 बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर, कि इंश्योर्ड पर्सन कार ड्राइवर है, तो P ऑफ E2 कार ड्राइवर 4000 है, 4000 बटा 12000, 1/3, नंबर 2। और E3 मान ले, E3 बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, कि वो स्कूटर ड्राइवर है, तो P ऑफ E3 स्कूटर ड्राइवर आपके इंश्योर्ड पर्सन इज, सॉरी स्कूटर आ लिया, कार आ लिया, अब ट्रक ड्राइवर, इंश्योर्ड पर्सन इज ट्रक ड्राइवर, क्योंकि स्कूटर का आ गया, कार का आपने ले लिया E2, और ट्रक ड्राइवर का मान लो E3, तो ट्रक ड्राइवर जो है आपके वो 6000 है, तो 6000 बटा 12000 दैट इज 1/2, नंबर 3। ये आ गया आपका, देखें तो ई थोड़े से इसमें लैंग्वेज मतलब लेंथी होते हैं क्वेश्चन, इसमें लैंग्वेज बड़ी लिखी होती है, सोल्यूशन इजी होता है। तो ई मान लें कि एक्सीडेंट हुआ, कि पर्सन मीट्स एक्सीडेंट, ई इवेंट मान लें पर्सन मीट्स एक्सीडेंट, यहां लिख रहा हूं ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट पर्सन ड्राइवर मीट्स एक्सीडेंट, ड्राइवर मीट्स एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट हुआ, ये इवेंट ई मान लिया। अब स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ रिस्पेक्टिवली, उसकी प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली बोला है कि एक्सीडेंट सा, कि स्कूटर ड्राइवर का हुआ भी ये है, आपका कार ड्राइवर का हुआ ये, ट्रक ड्राइवर का ये, तो कहने का मतलब है P ऑफ E बाई E1, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ 0.01, 1/100, P E बाई E2 कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ 0.03, 3/100, P E बाई E3, E बाई E3 ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी है 15/100, ये दिया, तीनों की प्रोबेबिलिटी देती, स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ, कार का ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी देती, ये डाटा गिवन है। ई का मतलब है एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट पर कंडीशन लगी कि स्कूटर ड्राइवर का हुआ, एक्सीडेंट पर कंडीशन लगी कि कार ड्राइवर का हुआ, एक्सीडेंट पर कंडीशन लगी कि ट्रक ड्राइवर का हुआ, ये कंडीशन लग के ही आगे। अब पूछा क्या है, देखिए व्हाट ही वांट टू आस्क, वो कह रहा है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालने को स्कूटर ड्राइवर है, कहने का मतलब P ऑफ E1 बाई E। तो यहां ध्यान दें, ये पता लग गया कि एक्सीडेंट हो लिया, एक्सीडेंट हो गया, जो इवेंट बाद में हो उसका हमें पता लग गया, तो कहने का मतलब है वी हैव टू फाइंड P E1 बाई E, जो इवेंट बाद में हो उसका पता लग गया, एक्सीडेंट हो लिया, ये पता लग गया, प्रोबेबिलिटी निकालनी तो स्कूटर ड्राइवर है, तो बाय इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी P E1 नीचे आपका E बाई E1, P E1 P E बाई E2, P E2 P E3, ये देखें आप, तो यू पुट द वैल्यूज डाल दें, E बाई E1 दिया है, काटे नहीं उसको क्योंकि 100 कट जाएगा नीचे पूरा, 1/100, P ऑफ E1 आई थिंक इट इज 1/6, नीचे 1/100, 1/6 प्लस 3/100, 1/3, 15/100, P ऑफ E3 1/2। तो ये देखें आप, ये E बाई E1 1/6, 1/100 कट गया, 1/6, 1 और यहां पर आपका 15/2।
ये देखें, ये एलसीएम आप ले लें इसमें, 1/6 नीचे 6 आ गया, 1 जमा 6 जमा 45, 6 कट गया, 1/, ये देखिए आप, योर आंसर इज 1/52। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 1/52। ये प्रोबेबिलिटी आई कि एक्सीडेंट हो गया, ये पता है, जो इवेंट बाद में हो उसका पता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी वो स्कूटर ड्राइवर है, तो E1 बाई ई, तो E1 बाई ई का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज योर 1/52। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। आप देखिए आंसर आ गया इसका, 1/52 इज द आंसर। तो 1/52 आंसर है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/52। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये देखिए आप, एक्सीडेंट हो लिया, आपको बताना है कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। 13.3 का 7वां क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हुआ, छठा मैंने करवा दिया आपको। अब इसका एक मेन क्वेश्चन है दैट इज योर 10th क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक आप करने को, जो मैं घर के लिए करने को दे रहा हूं आपको, एक आप करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं होंगे, एक आप 8th क्वेश्चन ट्राई करें, 9th, 8th, 9th और 11th, 8वां, 9वां, 11वां क्वेश्चन आप ट्राई करें इसका, 8वां, 9वां और 11वां। बाकी मैंने लगभग कराई दी। दिस ट्राई दिस 3 प्रॉब्लम, सिंपल है क्योंकि जैसे मैंने ये कराया वैसे ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन एक जैसे होते हैं सारे, बस इसमें ये पता लग जाए कि E1 E2 क्या है, वेरी इजीली टू सॉल्व। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 8वां, 9वां, 11वां आप ट्राई करें। 10th क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये देखें 10th क्वेश्चन है। सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, डाई फेंकती है गर्ल, अगर उस पर 5 आता है या 6 आता है तो वो कॉइन को 3 बार फेंकती है और नंबर ऑफ हेड्स नोट करती है। लेकिन अगर डाई पर 1, 2, 3 या 4 आता है तो वो कॉइन को सिर्फ एक बार फेंकती है और नोट करती है हेड आया टेल आया। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब अगर उस पर उसको एक ही हेड मिलता है, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है शी थ्रू 1, 2, 3, 4 विद द डाई। वही बात आ गई। तो जो इवेंट बाद में हो उसका पता लग गया, क्योंकि पहले तो डाई फेंकेगी, फिर कॉइन फेंकेगी, फिर कॉइन पे नोट करेगी कि हेड कितने आए। तो एक हेड आया तो क्या प्रोबेबिलिटी, तो कहने का मतलब है हेड आया कॉइन पे, उसको पहले पता लग गया। देखो क्वेश्चन को समझो आप, हेड आया ये उसको पहले पता लग गया कि इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, कहने का मतलब है हेड आया उसको पता लग गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 1, 2, 3 या 4 डाई के साथ फेंके। तो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद डाई। तो कहने का मतलब शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आ गया ये उसको पता लग गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1, 2, 3, 4 और डाई के साथ वो 1, 2, 3 या 4 आए। तो वही बात आ गई, द प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालनी है व्हेन इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, जो इवेंट बाद में हुआ वो हमें पता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी की हेड आ गया वो पता है कि डाई के साथ 1, 2, 3, 4 आया। तो वही बात है, इवन माने 3-4 वाले क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आएगा एचपी बोर्ड में तो 5 नंबर का आएगा। तो नोट करें इस क्वेश्चन को, लेट इवन बी द इवेंट दैट she gets 5 और 6 with die, डाई के साथ 5 और 6 आए, तो P ऑफ इवन 5 की, आपको पता है 5 आए या 6 आए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। 5 आएगा तो 6 नहीं आएगा, 6 आएगा तो 5 नहीं आएगा। तो 5 और 6 इवन का मतलब 5 आए थे, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1/3 नंबर 1। E2 मान लें कि 1, 2, 3, 4 आए। लेट E2 be the event that she gets 1, 2, 3 और 4 with die, कि डाई पर 1, 2, 3, 4 आए। E2 मान लिए, तो P of E2 1 और 2 और 3 और 4, 1 की 1/6, 2 की 1/6, 1/6, 1/6, 4/6, 2/3, ये नंबर 3। अब नोट करें, अगर डाई पर 5 और 6 आता है तो कॉइन को 3 बार फेंकता है, और 1, 2, 3, 4 आता है तो कॉइन को 1 बार फेंकता है।
एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, और ई इवेंट मान लें दैट शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड। तो ई इवेंट मान लें दैट शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड। क्वेश्चन मिटा दिया, वो अपने सामने रखे। 10th क्वेश्चन है 13.3 का। लेट ई बी द इवेंट दैट she obtained exactly one head। E मान लें कि एग्जैक्टली एक हेड आया, तो P of E by E1, इसका क्या मतलब है? E मानना कि वन हेड आया, पर कब? जब दाई पर 5 और 6 आया। तो दाई पर जब 5 और 6 आएगा तो कॉइन को 3 बार फेंकते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि डाई को जब 3 बार डाई पर जब 5 और 6 आता है तो कॉइन को 3 बार फेंका, तो उसमें फिर वन हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ई मानना कि हेड अकर, लेकिन जब 5 और 6 आता है तो डाई को 3 बार फेंकते हैं, सॉरी कॉइन को आप 3 बार फेंकते हैं, तो कॉइन की 3 बार फेंकने का सैंपल स्पेस देखिए। HHT HTH THH TTH THT HTT TTT। ये देखिए आप 8 है इसमें। E by E1 का मतलब है, E का मतलब है हेड अकर्ड। कब? जब डाई पर 5 और 6 आया। हेड अकर्ड व्हेन 5 और 6 कम्स ऑन डाई। E by E1 जब 5 और 6 आया तो एक हेड, तो कॉइन आपने 3 बार फेंका, तो 3 बार फेंका तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 है। देखिए 8 आउटकम्स। वन हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए 1 2 3, तो ये आएगा 3/8। असाइन इट नंबर 4, क्योंकि बेस थ्योरम में ये सारी वैल्यूज डालेंगे तो इनको नंबरिंग करेंगे। ई इवेंट माना कि उसको सिर्फ एक हेड आया, एग्जैक्टली वन हेड है, एक हेड आया, पर 5 और 6 जब आया तो कॉइन को उसने 3 बार फेंका, तो देखना नंबर ऑफ हेड। जब 1 2 3 4 आया तो कॉइन एक ही बार फेंका, वो एक अलग केस बनेगा। तो 3 बार जब फेंका तो सैंपल स्पेस लिख लो। एक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। अब PE by E2, E by E2 का क्या मतलब है कि जब डाई पर 1 2 3 या 4 आया, 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया, तो S1 मान, तो कॉइन को उसने एक ही बार फेंका, तो एक बार फेंकेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? कॉइन इज टॉस्ड वंस, गेटिंग इट? या दो ही बातें होंगी, या हेड आएगा या टेल आएगा। जब एक बार फेंकेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा। तो HT, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो E इवेंट है कि हेड आया। तो जब आपने 5 और 6 डाई पे आया तो कॉइन को 3 बार फेंका, उसका सैंपल स्पेस लिख लिया। जब आपका 1 2 3 4 आया तो कॉइन को एक बार फेंका, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब वो क्या पूछ रहा है? देखिए एनसीईआरटी में द्वारा देख रहा हूं क्वेश्चन, मैंने मिटा दिया क्वेश्चन। वो पूछ रहा है इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड। अगर अब जो हेड आया वो पता लग गया तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। कहने का मतलब जो इवेंट बाद में हुआ उसका पता लग गया, मतलब हेड आया ये पता लग गया। इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, हेड आया वो पता लग गया। द इवेंट अकर्ड आफ्टर इज नोन, हेड आया वो पता लग गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई, मतलब E2 by E। हेड पर कंडीशन लगी किसकी? हेड, सॉरी 1 2 3 4 विद द डाई पर कंडीशन लगी हेड की। 1 2 3 4 ऑन डाई, उस पर कंडीशन लगी कि हेड आ गया। जो इवेंट बाद में हुआ उसका हमें पता लग गया, तो बाय इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, रिवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, E by E2, P of E2, P E by E1, P of E1, E by E2, P of E2। ये वैल्यूज आप डाल दें। अब सारा डेटा आपके पास है, सारी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो आंसर आएगा। तो ध्यान दें थोड़ा सा। E by E2 1/2 P of E2 2/3 1/2 2/3। उसके बाद आपका E by E1, पहले मैंने E by E2 कुछ नहीं आगे पीछे लिख दिया, उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है बीच में। अब ये पहले लिखें ये पहले लिखें, दैट डजंट मैटर। मैंने E by E2 पहले लिख दी, तो 1/2 E by E2 1/2 P of E2 2/3। उसके बाद P of E by E1 3/8। हेड आया
एक हेड आया जब डाई पर कितना आया, डाई पर जब आपने 5 और 6 फेंका, तो 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दैट इज 1/3। तो यू प्लीज कैलकुलेट इट। आप देखें, इसको कट करें, तो ये 2 से 2 कटा, तो यहां पर देखें कितना आया, ये 1/3, 1/3, 1/8, 1/3, 24/11, 8/11। ये नोट करें, 8/11 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। 8/11 दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 10th क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। 4 या 5 बार क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया, नोट करें 13.3 का। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये देखिए आप इस ढंग से क्वेश्चन। तो वही बात है कि ई इवेंट मान लिया कि एग्जैक्टली एक हेड आया, एग्जैक्टली एक हेड आया, पर जब आपने डाई पर 5 और 6 आया तो कॉइन को 3 बार फेंका, तो 3 बार के लिए सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, उसमें एक हेड की प्रोबेबिलिटी। जब डाई पर 1 2 3 4 आया तो कॉइन को एक बार फेंका, उस वक्त हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ। तो इन दिस मैनर यू विल प्रोसीड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इस ढंग से। नेक्स्ट क्लास में जो 2-3 क्वेश्चन मैंने दिए वो कराऊंगा आपको, और थोड़ा सा एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको एक्स्ट्रा, वो आपने ट्राई करना है। और एक अभी आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, दैट इज योर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12, दैट आल्सो आई विल सॉल्व। अभी मैं करा देता हूं वो क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले आप एक क्वेश्चन लिखें, इसको ट्राई करें घर में, कोशिश करें। ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, एग्जाम आइडिया जो बुक आती है उसमें दिया है क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा। है बेस फिल्म का क्वेश्चन, लेकिन बहुत अलग टाइप की लैंग्वेज है इसकी। देखें, ए बैग कंटेन्स 4 बॉल्स, बैग में 4 बॉल्स हैं। इफ 2 balls are drawn at random and found to be white, 2 balls are drawn at random, found to be white, what is probability that all are white? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारी वाइट है। तो देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी यूनिक प्रॉब्लम। ए बैग कंटेन्स 4 balls, बैग में 4 बॉल्स हैं। 2 balls are drawn randomly, 2 बॉल ने रेंडमली निकाली, हाथ डाला, या 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने आपको बताई थी ये बात, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट करे, रेंडमली निकाले, और 2 बॉल ने निकाली और पता लगा कि व्हाइट है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारी बॉल ने व्हाइट है। दिस इज ए प्रॉब्लम, यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आपका सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस फिल्म का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हिंट में देता हूं, 4 बॉल हैं, 2 बॉल ने निकाली व्हाइट है, तो इतना तो पता है कि बैग में 2 व्हाइट तो नहीं है, तो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। हिंट मैंने दे दिया, यू ट्राई दिस प्रॉब्लम, समझने की कोशिश करें। बैग कंटेन 4 balls, 2 balls are drawn at random and found to be white, what is the probability that all are white? तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारी बॉलें व्हाइट है। सो दिस इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई दिस प्रॉब्लम। अब आप देखें 12वां क्वेश्चन, ये मैं आपको करा देता हूं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 cards is lost, from the remaining card from the remaining cards of pack 2 cards are drawn at random. रिमेनिंग कार्ड में से 2 कार्ड रैंडमली निकाले एंड फाउंड टू बी डायमंड, and found to be diamonds, what is the probability that lost card is diamond? कि lost card diamond। तो ध्यान दें, ये 12वां क्वेश्चन है 13.3 का, इसका समझने की कोशिश करें। व्हाट आई वांट टू से कि 52 कार्डों के पैक में से कार्ड गुम हो गया, एक कार्ड गुम हो गया, और जो बाकी कार्ड बचे
उसमें से 2 कार्ड रेंडमली निकाले और पता लगा कि दोनों डायमंड है, ये पता लग गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी कि जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड है, मतलब जो इवेंट बाद में हुआ उसका पता लग गया। पहले तो कार्ड गुम हुआ, उसमें से फिर बाकी जो बच गए उसमें से 2 निकाले, अब वो पता लग गया कि दोनों डायमंड है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है। अब जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड भी हो सकता है, डायमंड नहीं भी हो सकता है, तो इवन मानेंगे। लेट इवन बी द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, इवन मानेंगे कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है, तो पी ऑफ इवन। तो डायमंड आपको पता है 13 4 सूट होते हैं, 13 डायमंड, 13 आपके क्लब, 13 हार्ट, 13 स्पेड, तो 13/12 1/4 13 डायमंड्स हैं। E2 विद द इवेंट, E2 मान लें दैट लॉस्ट कार्ड, लेट इवन विद द इवेंट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड आपका डायमंड। और E2 माने दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड नहीं। तो बाकी 39 होते हैं, 39 में से आया 3/4, नंबरिंग करते चले 1 2। इवन मान लें कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है, तो P ऑफ इवन। लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, P ऑफ E2, ये मान लिया। और E मान लें कि जो 2 कार्ड निकले वो डायमंड है। अब 2 कार्ड निकलेंगे उस पर कंडीशन लगेगी, मान लो लॉस्ट कार्ड आपका डायमंड है तो 2 आपके 12 में से आएंगे, लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है तो 2 आपके 13 में से आएंगे। तो ये ध्यान दें, इवन मानना कि जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड है, E2 मानना कि जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड नहीं है। E मान लिया, लेट E बी इवेंट दैट, इवेंट मानना दैट 2 कार्ड्स drawn at random are diamonds, कि जो 2 कार्ड हैं वो डायमंड है। अब बेटा जो 2 कार्ड है वो डायमंड है, उस पर कंडीशन लगेगी। 2 कार्ड आप देखिए, 52 कार्डों में से कार्ड गुम हो गया, फिर आपने रैंडमली 2 कार्ड निकाले, तो ध्यान देने की कोशिश करें, 52 कार्ड में से कार्ड गुम हुआ, फिर निकाले 2 कार्ड, तो कार्ड आपका डायमंड भी गुम हो सकता है, डायमंड नहीं भी गुम हो सकता। मान लो आपका कार्ड डायमंड गुम हो, ई इवेंट आपने माना बच्चे कि आपके जो 2 कार्ड आए वो डायमंड है। अब मान लो डायमंड आपका गुम हुआ, डायमंड गुम हुआ तो 2 कार्ड जो निकले उस पर कंडीशन लगी कि डायमंड गुम हुआ, तो अब 2 कार्ड जो आएंगे वो 12 में से आएंगे, 12C2, क्योंकि कार्ड डायमंड गुम हो चुका है, तो दिखती बात है, तो आपके मतलब 12C2 बाई 51C2, क्योंकि इवन कंडीशन लगी ना, कार्ड तो डायमंड गुम हो गया, वो तो पता लग गया कि डायमंड गुम हो गया। इवन जो 2 कार्ड निकले वो डायमंड आने चाहिए, और उन 2 कार्ड पर कंडीशन लगी कि डायमंड गुम हुआ। डायमंड गुम हुआ मतलब ये इवेंट हो लिया, जो इवेंट हो लिया वो बाई इवन, ई बाई इवन, तो 2 कार्ड निकले वो डायमंड है, तो 12 में से आएंगे। तो इसको सॉल्व कर ले, 12 गुना 11, 2 गुना 1, 51 इंटू 50, 2 गुना 1, तो ये आ गया 12 गुना 11, 51 इंटू 50। इसको आप नंबर 3 दे दें। उसके बाद P ऑफ E बाई E2, मतलब आप देखेंगे P ऑफ E बाई E2, P ऑफ E बाई E2 का क्या मतलब है कि जो 2 कार्ड निकाले वो डायमंड है, लेकिन डायमंड गुम नहीं हुआ। कार्ड गुम हुआ, E2 कार्ड गुम हो गया लेकिन वो डायमंड नहीं है, तो डायमंड तो 13 ही रहे, तो जो 2 कार्ड निकले वो डायमंड है, लेकिन उस पर कंडीशन लगी कि जो कार्ड गुम हुआ वो डायमंड नहीं है, तो 13 में से आएंगे 13 से नीचे, तो कार्ड तो 51 ही, क्योंकि एक कार्ड गुम हो चुका है, तो 13 गुना 12, 1 गुना 2 कट गया, 51 इंटू 50। यू ऑल्सो असाइन इट नंबर 4, तो इसको नंबर 4 दे दे। अब देखो क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि जो 2 कार्ड निकले वो डायमंड है, ये पता लग गया कि 2 कार्ड है वो डायमंड है। ये जो इवेंट बाद में होगा, देखो बेस थ्योरम का क्या मतलब है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, तो जो 2 कार्ड निकले वो पता है डायमंड है, ये हमें पता लग गया। प्रोबेबिलिटी, अब 2 कार्ड निकले डायमंड है ये पता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की जो गुम हुआ वो डायमंड है, तो गुम हुए पर कंडीशन लगी
कि दोनों कार्ड आपके डायमंड हैं। कहने का मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड इवन बाई ई। प्रोबेबिलिटी निकालने में कंडीशन लगी कि जो दो कार्ड निकले वो डायमंड है, तो P इवन बाई ई, बट इट विल बी P E बाई इवन, P इवन अपॉन E बाई इवन, P इवन बेस थ्योरम P T2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप देखें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आएगा 12 गुणा 11 51 इंटू 50 P ऑफ इवन 1/4 अपॉन 12 गुणा 11 51 इंटू 50 1/4 प्लस, उसके बाद ये करें, इसको काटे नहीं 51 इंटू 50 को, क्योंकि ये सब में आ रहा है। देखिए आप ध्यान दें कैलकुलेशन पे, क्योंकि अगर आप कटिंग करेंगे तो बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा। 51/50 पूरे कट जाएगा नीचे, क्योंकि उसमें भी है उसमें भी है, और नीचे सब में आएगा P ऑफ E बाई इवन, P ऑफ E बाई E2 में भी आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बेटा। तो 13 इंटू 12 51 इंटू 50 इंटू, और यहां पर आएगा P ऑफ E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। तो अब देखें आपका 51 इंटू 50 कट गया ऊपर नीचे, तो 12 गुणा 11 और 4 भी कट गए अपॉन 12 गुणा 11 13 गुणा 12 गुणा 3। तो ये ध्यान दें 12 इसमें आपका कॉमन आ गया, तो देखो कितनी आसान कैलकुलेशन है। 12 कट गया, 39 प्लस 11 50। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। तो 11/50 इसका आंसर है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया उसको आप ट्राई करें, यू ट्राई दैट प्रॉब्लम एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 13.3 के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए। अगली क्लास में जो 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बचे जो दिए थे आपको वो करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो ये क्वेश्चन दिया है व्हाइट बॉल वाला, ये कराएंगे सबसे पहले आपको। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप समझे ढंग से, मैंने समझा दिया आपको बेस थ्योरम कैसे लगानी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का भी पता लग जाता है। तो अगली क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रीवियस ईयर आईआईटी प्रॉब्लम्स पे फोकस रहेगा। वी विल डू प्रीवियस ईयर आईआईटी प्रॉब्लम्स, तो विल बी मोर एंड मोर क्लियर। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ध्यान से समझ लें इसको। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस करेंगे।